तेलंगाना बजट 2023-2024 को अंतिम रूप दे दिया गया है। तेलंगाना विधानसभा की बैठकें 3 फरवरी से शुरू होगी। बीआरएस सरकार 6 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेगी और बैठक 3 फरवरी को दोपहर 12:10 पर राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी। राज्यपाल तमिलिसाई दोनों सदनों को संबोधित करेगी। अगले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होगी। साथ ही तेलंगाना के बजट पर आखिरकार राज्यपाल की मुहर लगी गई है। क्या उनका भाषण बजट बैठकों में होगा? आपत्ति जताने वाले राज्यपाल ने तेलंगाना सरकार को संकट में डाल दिया है। जब सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो पीठ ने सुझाव दिया है कि दोनों पक्षों को चर्चा करनी चाहिए और एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। इसके साथ ही विवाद समाप्त हो गया और जब राज्यपाल को तेलंगाना सरकार से बजट बैठकों को संबोधित करने के लिए विशेष निमंत्रण मिला है। राज्य सरकार की मुख्य सचिव शांति कुमारी ने 17 फरवरी को शुरू किए जाने वाले नए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सचिवालय के शुभारंभ के मद्देनजर कार्यों का जायजा लिया है। साथ ही उन्होंने 11 फरवरी को होने वाले फार्मूला ई-रेसी व्यवस्था की समीक्षा की है। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। तांदुर तुअर दाल के भौगोलिक मान्यता प्रमाण पत्र के समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री सिगिरेड्डी निरंजन रेड्डी व विधायक पायलट रोहित रेड्डी मौजूद रहे और कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि कृषि एक सम्मानित पेशा है और इससे अच्छा पेशा धरती पर कोई नहीं। वे पशु खाद के साथ भूमि के स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए जैविक खेती पर ध्यान देना चाहते हैं। किसानों को भविष्य में बागवानी फसलों के रूप में उद्यानिकी फसलों, तिलहनों एवं दलहनों की खेती करने को कहा गया है। उन्होंने चावल और मकई जैसी पारंपरिक फसलों की खेती से बाहर आने का आह्वान किया है। सभी प्रकार के तेलों में कुसुम तेल बेहतर होता है। उन्होंने तांदुर कृषि अनुसंधान केंद्र को इस दिशा में किसानों को प्रोत्साहित करने को कहा है। प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष के पॉल ने मांग की है कि नए तेलंगाना सचिवालय का उद्घाटन 14 अप्रैल को अम्बेडकर के जन्मदिन पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर का राज राक्षस राज गया है और 40 साल पहले पासपोर्ट बेचने को लेकर केसीआर की काफी आलोचना हुई। केसीआर दलित वोट पाने के लिए 125 फीट ऊंची अम्बेडकर प्रतिमा निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट ने कामारेड्डी मास्टर प्लान को रद्द करने की बात इसलिए कही है कि क्योंकि मेरे द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई कि कामारेड्डी मास्टर प्लान को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि अगर राज्य पर 5 लाख का कर्ज है तो वे नया सचिवालय बनाएंगे, न केवल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर सचिवालय का नामकरण, बल्कि उनकी मांग थी कि उनके जन्मदिन पर सचिवालय खोला जाए और अम्बेडकर के अनुयायियों ने 17 फरवरी को नए सचिवालय का घेराव करने का आह्वान किया है। सिटी मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने सद्भावना के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स से मुलाकात की है और न्यूयॉर्क में मेयर एरिक एडम्स और शहर की मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने न्यूयॉर्क सिटी हाल ही में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 75वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि हैदराबाद शहर प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर दिन ब दिन एक वैश्विक शहर के रूप में बदल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो रहा है। महापौर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने कहा है कि हैदराबाद शहर सिस्टर सिटी संबंध के माध्यम से भौगोलिक रूप से विकसित शहरों के साथ व्यापार और आपसी सहयोग में अवसरों को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। इससे पहले कैलिफोर्निया सिटी ने हैदराबाद शहर के साथ एक सिस्टर सिटी रिलेशनशिप MOU पर हस्ताक्षर किए और सूचित किया है कि वे दोनों शहरों के लिए सांस्कृतिक अकादमी और पारस्परिक अवसरों के संदर्भ में सहायता ले रही है। किसी दूसरे के बच्चे को उठाकर दुलारने जैसा व्यवहार केसीआर कर रहे हैं। ईटेला राजेंद्र ने निशाना साधते हुए कहा है कि उनके इस व्यवहार का प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है। बीजेपी नेता ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि इस तरह का व्यवहार शर्मनाक है। किसी अन्य द्वारा रखी गई आधारशिला और निर्मित भवनों का उद्घाटन किया जा रहा है। आज जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उन भवनों का निर्माण इससे पहले ही किया जा चुका है। इन स्कूलों का निर्माण करने और उद्घाटन करने की बात कहना शर्मनाक है। छात्रों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर कमलापुर में NSUI के समर्थन प्रदर्शन किया है और इस पृष्ठभूमि में छात्र संगठन द्वारा मंत्री KTR के काफिले को रोकने की कोशिश की गई है। उस स्थान पर NSUI समर्थकों और BRS अधिकारियों के बीच कहासुनी हो गई, जिन्होंने KTR के काफिले को रोकने की कोशिश की। इस बीच पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कर दिया और NSUI के कुछ समर्थकों को हिरासत में ले लिया। वाईएस शर्मिला ने सत्तुपल्ली विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मट्टा दयानंद विजय कुमार से मुलाकात की और जिनका कोंडापुर KIMS अस्पताल में इलाज चल रहा है। वाईएस शर्मिला ने सत्तुपल्ली विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मट्टा दयानंद विजय कुमार से मुलाकात की और जिनका कोंडापुर KIMS अस्पताल में इलाज चल रहा है।
भ्रष्टाचार के आरोप को खारिज करते हुए डिप्टी मेयर इब्राहिम शेखर ने कहा है कि चूंकि वह दलित है इसलिए बीजेपी नेता उन पर अविश्वास करना चाहते हैं। माहेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के बनंगपेट नगर निगम ने भाजपा नेता और कारपोरेटर द्वारा आयोजित मीडिया कॉन्फ्रेंस में सभी बोले, लेकिन कारपोरेटर जो दलित है उन्होंने इंद्र सिन्हा से बात नहीं की है। हाल ही में दिल के दर्द से पीड़ित KIM के अस्पताल में भर्ती हुए डॉक्टर मट्टा दयानंद विजय कुमार के परिवार के सदस्यों और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में पूछा। वाई शर्मिला को बताया गया है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी। हालांकि वह बसपा पार्टी से जीते थे और डिप्टी मेयर के रूप में सेवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके साथ कभी भी शिष्टाचार का व्यवहार नहीं किया गया क्योंकि वह एक दलित है। उन्होंने याद दिलाया कि अब तक उनके डिवीजनों में विकास के लिए महापौर से संपर्क करने के अलावा एक भी याचिका उन्हें नहीं सौंपी गई है। बीजेपी नेताओं ने उनसे यह साबित करने की अपील की है कि जब से उन्होंने डिप्टी मेयर का पदभार संभाला है वे उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे और किसी अन्य कारण से वे उन पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। जिरीमेटला पुलिस स्टेशन को सीमांतर्गत सुभाष नगर व गंपाला बस्ती में भीषण आग लगने की घटना हुई है। कबाड़ के गोदाम में कंटेनर का ढक्कन निकालते समय आग लग गई। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई। विजय नाम का मजदूर एक केमिकल कंटेनर का ढक्कन खोल रहा था कि अचानक आग लग गई। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। पीड़ित को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई है। जोरीमेटला पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल भेज दिया है और घटना की जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि करीब 50,000 रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने BCCI महासचिव जय शाह का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद अवैध रूप से पद पर बने रहने को लेकर आलोचना की है। BCCI का जय शाह जनरल सेक्रेटरी, वो अमित शाह का बेटा है। उनका 3 साल कंप्लीट हो गया। उनको सितंबर 30 उनका डेट टाइम था। सितंबर हो गया, 30 को उन्होंने रीजन करना था, नया इलेक्शन होना था, नए लोग चुनना रहता था। अगर उन्होंने ठहरना है तो फिर भी ठहर सकता। उन्होंने सेकंड टाइम भी चांस है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने हो गए। अभी उन्होंने डिस्प्यूट के नाम पे कोर्ट से ऑर्डर लेके चला रहा। ये कब तक चलेगा? लोधा कमेटी क्या बोले, जब भी उनका टर्म होता है इमीडिएट इलेक्शन लगा। उसके क्या डिस्प्यूट बोले तो डिस्प्यूट कोई भी चालू करता, आने वाला नया ऑफिस बेरे चालू करते, नहीं तो इलेक्शन कमीशन है वो चालू करते। इसके नाम पे नहीं करना है। इससे क्या होता, स्टेटों में भी झगड़ा शुरू हो जाता। अरे अमित शाह इलेक्शन नहीं लगा तो हम कहीं को लगाया कि ये प्रॉब्लम होता बोल के मेरे भाई। और साथ ही साथ मैं एज ए क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन के नाते राजीव गांधी का प्रोग्राम गए 15 साल से मैं अंडर 19, अंडर 14, अंडर 17 करूँगा। तो राजीव गांधी ये एशियन गेम्स कराने वाला था। उनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। बीइंग ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो 1920 क्रिकेट टूर्नामेंट भी मार्च में करना चाह रहा हूँ। जब ये प्लीनरी सेशन अगर फरवरी हो तो मैं मार्च में करूँगा। ये ताकि उन लोगों को भी दोस्ती बढ़ती, प्रेम बढ़ता, दुश्मनी कम हो जाता, एक स्टेट दूसरे से परिचय होता। इससे एक संदेश जाता। उन्होंने इतना बड़ा काम करे तो हम एक क्रिकेट टूर्नामेंट करे तो एक अच्छा मैसेज जाने का। एज ए फॉलोअर ऑफ राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी, उसके साथ ताल्लुका, तो उनका बेटा भी बहुत बड़ा काम करा राहुल गांधी। उस वजह से भारत जोड़ो अंडर 1920 क्रिकेट टूर्नामेंट इन हैदराबाद इन मार्च। थैंक यू। नेशनल लेवल ऑल ओवर स्टेट से आते हैं। भारत का भारत टीम को नहीं बुला रहा हूँ। श्रीलंका नहीं है, मलेशिया नहीं है, बांग्लादेश नहीं, ओनली अपने स्टेटों का टीम। भारत बोले तो भारत के अंदर लोगों को बुलाना ना, बाहर का बुलाए तो तुम क्वेश्चन, अरे ये क्या है, भारत जोड़ो बोल रहे, श्रीलंका वाला कैसा है बोलते हो, तुम्हारे डर को खाली भारत जोड़ो। थैंक यू। फिल्म इंडस्ट्री या राजनीति में नंदमूरी परिवार के क्रेज के बारे में जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई व्यक्ति इस परिवार के बारे में जरूर जानना चाहता है। सीनियर NTR से शुरू टॉलीवुड में अब तक की कई हीरो किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन सीनियर NTR के बाद बालकृष्ण, जूनियर NTR और कल्याण राम का खासा क्रेज है। कल्याण राम ने अपने स्टार हीरो बनने और अपने दादा NTR की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए टॉलीवुड में प्रवेश किया। उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने खाते में डाले हैं। नंदमूरी तारक रत्न का जन्म 8 जनवरी 1983 को हुआ। वह नंदमूरी मोहन कृष्ण के पुत्र है। फिल्म इंडस्ट्री में हीरो के तौर पर उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। वर्ष 2001 में उन्होंने एक साथ 9 फिल्में शुरू की और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
नंदमुरी अभिनेता के उत्तराधिकारी ने फिल्म उद्योग में फिल्म ओक्टो नंबर कुराडू के साथ प्रवेश किया, लेकिन किस्मत का साथ नहीं मिला। 15 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और एक भी हिट नहीं मिली। इंडस्ट्री में कोई कलाकार एक फिल्म के साथ आता है या 2 फिल्मों के साथ आता है, लेकिन एक ही समय में 9 फिल्मों से एंट्री कर तारक रत्न का नाम टॉलीवुड में चर्चा का विषय बन गया। इन 9 फिल्मों की शूटिंग एक ही दिन में शुरू हुई थी। इतना ही नहीं, अभी भी यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि हीरो के रूप में प्रवेश करने से पहले सभी फिल्मों के साथ आना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन तारक रत्न के साथ यही हुआ। वर्ष 2002 में फिल्म ओक्टो नंबर कोराडू लेकर आए तारक रत्ना ने उस फिल्म के साथ ही उसी दिन 8 और फिल्में भी शुरू की हैं। उनके आगमन पर वे 9 फिल्मों के नायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसमें से अधिकांश को जारी नहीं किया गया था। उन्होंने बड़े प्रोडक्शन कंपनियों, स्टार डायरेक्टर्स के साथ कुछ फिल्में भी शुरू की हैं, लेकिन बाद में क्यों नहीं बने। कई फिल्में ऐसी हैं जो एक पल के लिए बंद हो गई हैं। तब जो फिल्में शुरू हुई उनमें ओक्टो नंबर कोराडू, युवरत्ना, तारका, नो, भद्राद्री रामुडू जैसे फिल्में ही रिलीज हुई है। बाकी सब कुछ रुक गया। इन आपदाओं के साथ तारक रत्ना भी फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे, यहाँ तक कि निर्माताओं ने भी उनके साथ फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं की। लंबे समय के बाद रवि बाबू के निर्देशन में बनी अमरावती फिल्म में खलनायक के रूप में प्रभावित हुए। एक अभिनेता के तौर पर सारथी के बाद उन्होंने कोई फिल्म नहीं की है। तारक रत्ना के निजी जीवन में आने पर उन्होंने सिने स्टाइल में प्रेम विवाह किया। उन्होंने आलेख्या रेड्डी नाम की एक लड़की से प्यार किया और शादी कर ली। तारक रत्ना के घर वालों के मना करने पर भी उन्होंने संघी मंदिर में शादी कर ली। उस समय एक बड़ी अफवाह उड़ी थी कि आलेख्या रेड्डी पहले से ही शादीशुदा और तलाकशुदा है। तारक रत्ना कॉलेज में पढ़ने के दिनों में उनका एक जूनियर था। तारक रत्ना की उस जूनियर की बड़ी बहन आलेख्या रेड्डी से जान पहचान हो गई। यह जान पहचान जल्दी प्यार में बदल गई। इसके अलावा आलेख्या रेड्डी ने नायक के रूप में तारक रत्ना अभिनीत नंदीश्वरुडू फिल्म के लिए ड्रेस डिजाइनर के रूप में काम किया। आलेख्या रेड्डी अनंतपुर जिले की है। तारक रत्ना जगन मोहन रेड्डी के करीबी नेता विजय साई रेड्डी के दामाद हैं और वे उत्तराधिकारी भी हैं। उनके रिश्ते का मुख्य कारण यह है कि नंदमुरी तारक रत्ना ने विजय साई रेड्डी की पत्नी सुनंदा की अपनी छोटी बहन की बेटी आलेख्या से शादी की है। यही कारण है कि तारक रत्ना विजय साई रेड्डी के दामाद हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर काम कर रही आलेख्या से शादी करने पर विजय साई रेड्डी और तारक रत्ना का ससुर दामाद का रिश्ता बना है। पहले तो परिवार के सदस्यों ने उन्हें प्रेम विवाह करने के लिए दूर किया, लेकिन बाद में वे सभी एक साथ हो गए। राजनीति में प्रवेश करने से पहले तारक रत्ना ने तिरुमला तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए हैं। बीआरएस सांसदों ने केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से प्रदर्शन पर गहरा संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने आलोचना की है कि उन्होंने राष्ट्रपति का भाषण सुना और उसमें देश की मुख्य समस्याओं जैसे महिलाओं और बेरोजगारी का जिक्र नहीं किया है। भाजपा सांसदों ने बीआरएस सांसदों पर राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का आरोप लगाया है। केसीआर पर आरोप है कि वह इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि देश के इतिहास में पहली बार कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, जिन्होंने सांसद की बजट बैठकों में भाग लिया, उन्होंने संविधान का सम्मान नहीं करने के लिए केसीआर की आलोचना की है। एमएलसी मल्लेशम ने कहा है कि अरविंद को सांसद क्यों चुना गया और इसका खामियाजा निजामाबाद की जनता भुगत रही है। उन्होंने अरविंद पर झूठा बॉन्ड का कागज लिखकर और सांसद बनकर लोगों से ठगी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद के पास केसीआर के परिवार के सदस्यों की आलोचना करने का स्तर नहीं है, वह उनके नाखूनों की भी बराबरी करने के लायक भी नहीं है।
उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि अगर वह शब्द कहेंगे तो आक्रोशित लोग उन्हें सबक सिखाएंगे। डेमोक्रेटिक संघ सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ब्रह्मचारी चैतन्य व संदीप पांडे ने कहा है कि सभी निजी स्कूलों में गरीब के बच्चों को 25% आरक्षण मुफ्त दिया जाए। डेमोक्रेटिक संघ के तत्वाधान में हैदराबाद के इंदिरा पार्क में धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर यह व्यक्त किया गया है कि तेलंगाना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1) से लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इसे लागू करती है तो गरीब छात्रों को कॉर्पोरेट और निजी स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा है कि दलित बंधु योजना देने के बजाय अगर वे गरीब छात्रों को शिक्षा देंगे तो कल उन्हें नौकरी मिलेगी और वे अपने पैरों पर खड़े होंगे। हम लोगों ने धरना किया है क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट राइट टू एजुकेशन एक्ट सेक्शन 12(1)(c) यहाँ लागू नहीं कर रही है, जिसमें 25% minimum seats in all schools are available for poor children, and this is very serious because Telangana literacy rate is among the worst in the country. मतलब Telangana is better than only Bihar, Jharkhand, Rajasthan and Arunachal Pradesh. So it is the 5th worst literacy rate state in the country. There are so many children who are not able to study. We are asking the Telangana government that please implement this act and allow the poor children in Telangana to study in all these schools which are essentially making profit out of education. Education is not something on which you should make profit. But even if you are running a school, please allow at least 25% children to study in these schools so that more children in Telangana can study and the quality of life of those poor families can go up. तेलंगाना आरटीसी ने एक और कदम आगे बढ़ा है। कार्गो सेवाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से उसने कार्गो सेवाओं के ग्राहकों के करीब लाने के लिए एएमसी पीएम पीएमसी एएम नाम की लॉजिस्टिक सेवाएं शुरू की है। तो एएमसी पीएम पीएमसी एएम क्या है, आरटीसी द्वारा लाई गई सेवाएं क्या है? तेलंगाना आरटीसी कार्गो सेवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और आरटीसी के एमडी सज्जनर ने हर ग्राहक को तेज और आसान कार्गो सेवा प्रदान करने के लिए एएमसी पीएम पीएमसी एएम नाम से लॉजिस्टिक कार्गो सेवाएं शुरू की है। पार्सल को 374 एजेंटों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। एमडी ने कहा है कि एक नई सेवा उपलब्ध कराई गई है ताकि अगर ग्राहक दोपहर 12 बजे पार्सल बुक करता है तो पार्सल रात 9 बजे गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। इतना ही नहीं, लॉजिस्टिक सेवाओं में 1 किलो पार्सल का सर्विस चार्ज भी कम होगा और पार्सल के साथ आरटीसी सज्जनार बैत शुद्ध जीवा पानी की बोतलें भी बाजार में लाई हैं। जून 2022 में आरटीसी ने यात्री सामान और पार्सल को ले जाने के लिए कार्गो सेवा शुरू की। आरटीसी के एक अधिकारी ने कहा है कि लॉजिस्टिक के नाम पर कार्गो सेवाएं शुरू की गई हैं क्योंकि कार्गो सेवाएं फिलहाल अच्छे परिणाम दे रही है, जबकि वर्तमान में 192 रसद वाहन उपलब्ध है। आरटीसी अधिकारियों ने कहा है कि 10 टन बंद वाहन और 10 टन खुले वाहन हैं। आरटीसी प्रबंधक बीजेपी ओबीसी मोर्चा के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष आले भास्कर राज ने मांग की है कि तेलंगाना के बीसी की लंबित जातियों को ओबीसी सूची में शामिल किया जाए। इस संदर्भ में याचिका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर को सौंपी गई। इसमें महासचिव नंदनम दिवाकर गढ़ीला और श्रीकांत गौड़ और प्रवक्ता प्रभाकर यादव शामिल हुए हैं। भाजपा प्रदेश ओबीसी मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य बुक्का कृष्णा ने अपने मित्र नंदमूरी तारक रत्ना के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए भगवान अम्मापल्ली अभय अंजनिया की विशेष पूजा अर्चना की। अस्पताल में दिए जा रहे इलाज के अलावा अभय अंजनिया स्वामी के संरक्षण में जल्दी ठीक होने की कामना की है। बुक्का कृष्णा ने खुलासा किया है कि उनके नाम पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया है और ताकि वे हम सबके बीच मुस्कान के साथ चल सके।
सिकंदराबाद के मिनिस्टर रोड स्थित डेक्कन मॉल में को गिरने के काम में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। जैसे जैसे विध्वंस का काम जारी रहा है, 6 मंजिलें एक साथ ढह गई। इमारत को गिराने से पहले अधिकारियों ने आसपास के घरों से लोगों को बाहर निकाला। चूंकि इमारत के आसपास कोई नहीं था, इसलिए वे खतरे से बच गए हैं। डेक्कन मॉल को तोड़ने का काम गुरुवार से शुरू कर दिया गया है और ये आसपास की इमारतों को कोई खतरा पैदा किए बिना हाइड्रोलिक क्रशर विध्वंस विधि का उपयोग करके इसे ध्वस्त कर रहे हैं। यह मिशन बिना गिरी इमारत को गिराने और हीरे की कटिंग के साथ एक तरफ झुक जाने की अद्वितीय है। प्रारंभ में भवन के चारों ओर 125 माइक्रोन मोटी प्लास्टिक शीट लगाने के लिए 26,000 विध्वंस सामग्री के लिए 11,11,000 और 20 किलोमीटर की दूरी तय मलबा ले जाने के लिए 22 लाख मिलाकर कुल 33,86,000 रुपयों का टेंडर मंगवाया गया और इस पर एस के मलिक को यह टेंडर 25,94,000 रुपयों में दिया गया है।